नमस्कार साथियों, लेखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपका एलएसए का पेपर बहुत अच्छा होगा और सभी आप मेरिट में आएंगे और सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, इस पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है और इस पेपर को मैंने जो भी ट्रस्टेड और ऑथराइज्ड बुक है उनसे सॉल्व किया है। तो साथियों, इसके आंसर जहाँ तक संभव हो सका है 99% मैंने करेक्ट लगाने की कोशिश करी है। फिर भी आपको किन्हीं प्रश्नों के अंदर अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं उनके जो ऑथराइज सोर्स है उनको शेयर करूंगा या जो भी डाउट होगी वो आपको क्लियर करूंगा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन द डीएनए। तो ऑप्शन अगर देखें ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल एंड एडेनिन। तो साथियों, डीएनए के अंदर जो पाए जाते हैं वो हमको अच्छे से पता है, एटी और जीसी चार जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं यूरेसिल जो होता है वो आरएनए का होता है। अगला प्रश्न हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज। जैसा कि हम बार बार अपने पेपर्स के अंदर भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, हम जानते हैं इसका आंसर जो होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। हम जानते हैं रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का बनना और ट्रांसलेशन का अर्थ होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, और उत्परिवर्तन तो इससे बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर जो होगा वो ट्रांसक्रिप्शन होगा। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ये बिल्कुल सीधा जवाब होगा इसका। जीन फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट होती है क्योंकि इसी के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न हम देखें, मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड एनिमल इज नोन एज। तो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में जो मेटिंग होती है उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। बाकी क्रॉस ब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग या ग्रेडिंग, अब ये सभी भी जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के अंदर नहीं होते हैं, ये डिस्टेंस रिलेटेड एनिमल्स के बीच में होती है। अगला प्रश्न हम देखें, गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो गाय में गुणसूत्र की संख्या हमें पता है 60 होती है। यहाँ हमें पता है रिवर बफेलो और सॉन्ग बफेलो में 48, 50 और 54 जो होती है वो शीप में होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाउ मेनी ओवम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वन जर्मिनल सेल्स ऑफ द फीमेल। एक मादा जनन कोशिका के कितने एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि एक जो जर्मिनल कोशिका जो कि 2 1 होती है वो दो भागों में बल जाती है, जिसे हम एन और एन कहते हैं। फिर उसके पश्चात इसके भी दो विभाजन होते हैं और ये एन एन इस तरह से हो जाती है सबके। इसके अंदर जो पहला विभाजन जो ये कहलाता है ये पूरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पहला तो रिडक्शनल होता है और बाद में समसूत्री होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 3 जो होती है वो तो पोलर बॉडी बन जाती है और एक जो होता है वो बड़ा अंडाणु बन जाता है। तो हम देखते हैं कि एक तरह से केवल एक जनन कोशिका से केवल एक कोशिका का ही निर्माण हो पाता है। अगला हम देखते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम सभी जानते हैं, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। वेयर आर द स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वृषण के अंदर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट इज। तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन गोट इज किडिंग का। इन विच एनिमल प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग इज सेम। तो इसका आंसर होगा कुतिया। कुतिया के अंदर प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग भी पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ द प्लेसेंटा इज प्रेजेंट इन द काउ। तो इसका आंसर होगा कोटिलिडनरी प्लेसेंटा जो होते हैं काउस के अंदर पाए जाते हैं। बाकी ये सभी हम जानते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, जो कि कोटिलिडन्स जो होते हैं वो काउ, गॉट, शीप, बफेलो इत्यादि के अंदर पाए जाते हैं। विच पार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, इनफंडिबुलम। जबकि सर्विक्स जो होता है वो नहीं होता, ओविडक्ट का पार्ट नहीं होता है। ये सर्विक्स जो होता है वो गर्भनाल का सबसे अंतिम भाग जो होता है वो होता है, जहाँ पर हम सीमन का डिपोजिशन करते हैं। शुगर इज प्रेजेंट इन द सीमन। तो सीमन के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो फ्रक्टोज नामक शुगर पाई जाती है, जो कि सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड में पाई जाती है। हाउ मेनी आर द डेज ऑफ द ईस्ट्रस साइकिल इन द शीप। तो शीप के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, तो वो 16 दिन होते हैं। जबकि दूसरे जानवरों के अंदर 21 दिन हम जानते हैं, जैसे काउ, बफेलो के अंदर होते हैं। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेटडाउन। मिल्क लेटडाउन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सीटोसिन, अर्थात दुग्ध क्षरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो वो है ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पहली एंटीबायोटिक की खोज, सर्वप्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की गई, तो वह आंसर होगा पेनिसिलिन। सबसे पहले खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक मेडिसिन, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जीवाणुनाशक दवाई है। तो हम जानते हैं नेम्ब्यूटॉल नहीं है, क्लोरप्रोमाजिन मूड इलेवेटर्स है, एनाल्जिन
एंटीपायरेटिक से एम्फिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न हम देखते हैं विच निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जलन करने वाली औषधियां शरीर के अंदर दी जाती है? तो इसका आंसर होगा इंट्रावेनस रूट के द्वारा इरिटेंट मेडिसिन को दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस से देने पर वह और अधिक जलन करेगा। इंट्रापेरिटोनियम से भी बहुत अधिक जलन करेगा, इसलिए शिरा के अंदर जो दी जाती है वह इरिटेंट मेडिसिन को दी जा सकती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीपायरेटिक। तो निम्न में से एंटीपायरेटिक हम देखें तो लिडोकेन जो होता है वो स्थानीय निश्चेतक के रूप में या लोकल एनेस्थेटिक का काम करेगा, जबकि अमोक्सिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है। फेनराबिन जो होता है वो एंटी एलर्जिक होता है, और पैरासिटामोल जो होगा वो एंटीपायरेटिक। आंसर डी होगा इसका। अगला हम देखते हैं प्रश्न नीला तोता किस नाम से आता है? तो नीला तोता वेरी फेमस है कॉपर सल्फेट के रूप में, जो बहुत पुराना डीवर्मर है। एंटीडोट ऑफ द आर्सेनिक, एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक का आंसर होगा, अर्थात आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है? तो वो होगा BAL, बाल जिसको बोलते हैं। जबकि इसका फेमस नाम जो हम जनरली जो हम काम में लेते हैं वो डायमर कैप्रोल है। तो डायमर कैप्रोल इसका वैसे सही होगा, डायमर कैप्रोल इसका सही नाम होना चाहिए। डायमर कैप्रोल का ही दूसरा नाम जो है BAL के नाम से जाना जाता है। अगला हम प्रश्न देखते हैं स्टडी ऑफ द डोज ऑफ द मेडिसिन गिवन। तो डोज की स्टडी करना अर्थात औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाना या खुराक का अध्ययन किया जाना जो है पोस्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न हम देखें ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार टी स्पून फुल यानी एक टी स्पून फुल के अंदर कितनी मात्रा आएगी? एक टी स्पून फुल के अंदर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अनुसार हम देखते हैं तो 5 ml मात्रा आती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जाइगोमेटिक सलावरी ग्लैंड किसमें पाई जाती है? तो फार्म एनिमल्स के अंदर जाइगोमेटिक सलावरी ग्लैंड नहीं पाई जाती, यह डॉग्स के अंदर पाई जाती है। हाउ मच पेयर्स ऑफ द रिब्स आर प्रेजेंट इन द हॉर्स? तो ये 18 जोड़ियां जो होती है हॉर्स के अंदर पाई जाती है। ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी, आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्प्लिन, प्लीहा में नष्ट होती है। अगला प्रश्न हम देखिए इन विच एनिमल ओस पेनिस बोन इज फाउंड? तो ये वेरी फेमस है, ओस पेनिस जो है वो डॉग में पाई जाती है। विच पार्ट ऑफ द स्टोमक इन द रूमिनेंट इज लाइक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के अर्थात मधुमक्खी के छत्ते जैसा कौन सा पार्ट होता है? तो उसका आंसर होगा रेटिकुलम जो होता है वो हनीकॉम्ब के जैसा होता है। रूमन जो होता है वो टेरिटावल कंडीशन होती है। ओमेजम जो होता है वो लैमिलर होता है, और जबकि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रेटिकुलम का होता है, इसलिए इसके अंदर विभिन्न फॉरेन बॉडी कील व अन्य प्रकार की चीजें फंस जाती है। अगला हम देखें ट्रू स्टोमक ऑफ द पोल्ट्री क्या है? ट्रू स्टोमक ऑफ द पोल्ट्री है प्रोवेंटिकुलस। ये जो हम जानते हैं कि ग्रसनी जहाँ खत्म होती है उसके बाद एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, और उसके बाद जो है बड़ा स्ट्रक्चर है वो ग्रिजार्ड कहलाता है, इसलिए आंसर होगा इसका प्रोवेंट्रिकुलस। अगला प्रश्न हम देखते हैं द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा किसे कहते हैं? तो एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। अगला प्रश्न हम देखें, अगला एटलस होती है वो सर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। अगला प्रश्न हम देखिए स्टडी ऑफ द जॉइंट इन एनिमल इज कॉल्ड ऑर्थोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्थोलॉजी, जिसे हम संधि विज्ञान भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखें द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, और पीसीटी गलत है, न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। अगला हम देखें व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम इज। तो कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होने वाला हार्मोन सीएल से सिक्रेट होने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। साउंड बॉक्स और साउंड ऑर्गनिंग, साउंड मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग तो ये होगा सिरिंक्स, जबकि ह्यूमन के अंदर जो होता है वो लैरिंक्स होता है। आगे हम देखें हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेल जर्मिनल सेल। सिमिलर क्वेश्चन जैसे फीमेल के लिए पूछा गया उस तरह से मेल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेल से दो और फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होने से कुल हम देखते हैं 4 बनते हैं, और प्रत्येक से एक एक स्पर्म बनता है, तो यानी एक से कुल हम 4 बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो D4 आंसर होगा। विच वेन ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड, विच वेन ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड। तो हम जानते हैं कि पल्मोनरी नाम से जो आर्टरी और वेन होती है वो
जस्ट अपोजिट वर्क करती है। जनरली वेन्स जो होती है उनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेल के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, ये इसका अपवाद होती है। अगला प्रश्न हम देखें, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। साथियों प्रश्न को अच्छे से देखें, यहाँ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसका आंसर 120 दिन होगा। अगर यहाँ पे काउ पूछा जाता लाइफ स्पान, तो यहाँ पे 150 से 160 डेज जो कि काउ का होता है वो हो सकता था, लेकिन यहाँ 120 डेज आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखें, हाउ मच मोलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिंग बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा एक ऑक्सीजन के अणु, एक अणु जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 अणु हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन की प्रहन करने की क्षमता रखता है। द ओवरहेड प्रोजेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ द एक्सटेंशन है। तो ये ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो एक प्रकार का प्रोजेक्टेड है और दूसरा विजुअल है, तो इसका आंसर होगा प्रोजेक्टेड एंड विजुअल, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखें, महाशिवरात्रि कैटल फेयर किसके द्वारा, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है। तो महाशिवरात्रि अच्छे से जानते हैं करौली में आयोजित होता है। हाउ मेनी स्टेट लेवल कैटल फेयर्स आर ऑर्गेनाइज इन राजस्थान। तो अगर आप सरकारी वेबसाइट अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है 10, यानी पशुपालन विभाग ने 10 मेलों को ऑथराइज कर रखा। अगला प्रश्न हम देखें, एनिमल न्यूट्रिशन लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है। तो एनिमल न्यूट्रिशन लेबोरेटरी जो है वो जामडोली जयपुर के अंदर स्थित है। फाइनल स्टेप इन द एक्सटेंशन टीचिंग है, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या होता है, उसमें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन आंसर होगा। ड्रामा, नुक्कड़ नाटक आर द विच टाइप ऑफ द एक्सटेंशन है। तो ये सभी श्रव्य और दृश्य अर्थात ऑडियो विजुअल एप्स हैं। अगला हम देखें, वेयर इज द गोमती सागर कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज। तो इसका बहुत सरल है, जालरापाटन आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस रजुआस कहाँ पर स्थित है, जानते हैं हम बीकानेर में स्थित है। कीटोसिस डिजीज किस प्रकार की डिजीज है, तो ये एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है। सिनोनिम ऑफ न्यूकासल डिजीज, न्यूकासल डिजीज का सिनोनिम्स है रानीखेत डिजीज। अगला प्रश्न हम देखें, विच डिजीज ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सिम्टम्स ऑफ द वुडन टंग। तो साथियों इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा एक्टिनोबैसिलोसिस को वुडन टंग कहते हैं, जबकि एक्टिनोमाइकोसिस को हम लंपी जा कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, द लोकजा कंडीशन इज फाउंड इन विच डिजीज। तो लोकजा कंडीशन जो होती है वो मेनली तो रेबीज के अंदर मिलती है, लेकिन यहाँ टिटनेस के अंदर भी ये पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखें, आउट ऑफ दीज विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। तो मिल्क फीवर जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, बाकी सभी ये प्रोटोजोअल डिजीज है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो एफएमडी इज कॉज्ड बाय द वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज। अदरवाइज ब्लैक क्वार्टर, सर्रा और टिटनेस की बात करें, टिटनेस और ब्लैक क्वार्टर तो बैक्टीरियल है, सर्रा जो है ये प्रोटोजोअल डिजीज है। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो मैड काउ डिजीज होती है वो प्रियन से होती है। अगला प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल, यानी फाइलोक्विनोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगला प्रश्न हम देखें, बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज। सर तो यहाँ पर बेस्ट की बात की गई, तो बेस्ट की बात करें तो सबसे सही आंसर होगा हीट, यानी और इसके अंदर भी हम देखते हैं वेट हीट, और सेकंड नंबर पे हम देखें ड्राई हीट जो है अर्थात ऑटोक्लेविंग करना जो है वो बेस्ट मेथड होता है, इसलिए आंसर होगा सी। अगला प्रश्न हम देखें, नॉर्मल अब नॉर्मल कैविटी विच इज फिल्ड बाय पस इन द एनिमल बॉडी इज नॉन ऑन एन एनिमल बॉडी। याद रखें यहाँ लिखा है ऑन एन एनिमल बॉडी, तो इसका आंसर होगा एब्सेस। अगला प्रश्न हम देखें, विच केमिकल इज यूज फॉर डीबडिंग। डीबडिंग के लिए कौन सा काम लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटर ऑप्शन होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसलिए इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटर चॉइस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इनहेलेशन एनेस्थीसिया, मतलब सूंघने के लिए कौन सा एनेस्थीसिया, तो हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म को सूंघ कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखें, द नॉन ऑब्जर्वेबल सुचर मटेरियल कौन सा है, तो नायलॉन नॉन ऑब्जर्वेबल होता है, और कैटगट फेशियल आटा कोलेजन ये सब ऑब्जर्व हो जाते हैं। इन ऑटोक्लेव वेपर प्रेशर कितना रखा जाता है, तो 15 पाउंड जो है वेपर प्रेशर रखा जाता है। वुंड यूज्ड, वुंड कास्ट बाय द शार्प एज वेपन नोन एज, तो इसे हम कहेंगे इंसाइज वुंड। इंसाइज वुंड क्या होता है कि जो शार्प यानी तलवार से या ब्लेड से जो कट लगाया जाता है उसे हम इंसाइज वुंड कहते हैं, इंसिजन देना कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ द हार्ट टिश्यू, यहाँ हार्ट टिश्यू से अर्थ है बोन, बोन की डिसकंटिन्यूटी जो होना वो कहलाता है फ्रैक्चर, और लिगामेंट की डिसकंटिन्यूटी होना स्प्रेन कहलाता है, जिसे हम मोच कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखें, पीएच ऑफ द गुड साइलेज क्या होती है,
गुड साइलेज की पीएच होती है वो 3.5 से 4.2 रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच मिनरल कॉज द पैराकेराटोसिस डिजीज इन द पिग। तो ये बहुत बार हम चर्चा कर चुके थे कि ये कौन सा होता है, तो उसका आंसर होगा जिंक। साथियों, ये अपन ने नोटिस किया है कि बहुत सारे प्रश्न एज इट इज हमारे क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो उसका आंसर हम देखेंगे ग्राम। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, बाकी सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगला प्रश्न हम देखें केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12। साइनोकोबालेमिन आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हम देखते हैं टॉक्सिक कंटेंट प्रेजेंट इन द सुबाबुल। तो ये भी हमने नोट्स में बहुत अच्छे से अध्ययन करा हुआ है, इसका आंसर होगा मीमोसिन, जो कि थायराइड पर इफेक्ट करता है। अगला हम देखें प्रश्न ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कैटल ऑफ द काउ। साथियों, न्यूट्रिशन के प्रश्न उन्होंने बहुत कंफ्यूजनिंग कर दिए। यहाँ पर हम देखें 2.0 किलोग्राम और 2.5, और इसका आंसर इंडियन कैटल के केस में हम देखते हैं 2.0 से 2.5 किलोग्राम, जो कि हमारा थंब रूल होता है पर 100 किलोग्राम बॉडी वेट। लेकिन यहाँ जो होगा वो आंसर बी ऑप्शन ज्यादा सही लगता है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, 2.5 भी सही है, 2.0 भी सही है। अगला प्रश्न हम देखें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द यूरिया इन द व्हीट स्टार ट्रीटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। साथियों, इसका आंसर 4% सही होना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेड परसेंटेज 4% है। बहुत सारी जगह 1% भी लिखा रहता है, ऐसा लिखा रहता है, तो इसके अंदर ये 1% गलत है। वैसे 4% आंसर 100% सही होना चाहिए। विच ऑफ द सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो A, D, E और K होते हैं। यहाँ पर विटामिन ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें कॉपर कलर्ड स्किन किस बफेलो की पाई जाती है। तो कॉपर कलर की जो स्किन यूपी की जो बफेलो होती है भदावरी, उसके अंदर पाई जाती है। द जेस्टेशन पीरियड ऑफ द गॉट इज। जेस्टेशन पीरियड गॉट की हम बात करें, सबसे सरल प्रश्न 155 दिन जो होता है वो जेस्टेशन पीरियड होता है। द एक्ट ऑफ मैटिंग इन द शीप इज वेरी इजी है। टपिंग फेमस है, टपिंग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे the meat of the pig is known as। the meat of the pig is known as। तो यहाँ हम अच्छे से जानते हैं इसका आंसर होगा पोर्क। पोर्क इसका आंसर होगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल एनआरसीसी कहाँ स्थित है। तो एनआरसीसी जोड़बीड़ में स्थित है, बीकानेर में। अंतिम लाइन हम देखते हैं फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट। साथियों, फ़ारेनहाइट तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो इसके अंदर हम अच्छे से जानते हैं कि माइनस वाला तो होगा भी नहीं, क्योंकि फ़ारेनहाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है। और 9/7 की जगह ध्यान रखना था, इसमें 9/5 होता है आंसर, तो डी होगा। मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है। तो फार्म एनिमल्स में सबसे ज्यादा 160 डिग्री होता है। सहीवाल ब्रीड ऑफ विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सहीवाल गाय की ब्रीड है। 2 1 + 1 जो होता है 2 + 1 हमने बताया था 3 हो जाता है। ट्राई ट्राई से बना है ट्राइसोमी, तो इसका आंसर होगा ट्राइसोमी। साथियों, ये सभी हमने जो है वेटरनरी के क्वेश्चन सॉल्व करे। साथियों, इनको आप मिलान करें, मिलान करने के पश्चात जो आपके एक्सपेक्टेड नंबर बन रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपके इस कमेंट बॉक्स में लिखने के अनुसार ही हम आपकी एक टेंटेटिव कट ऑफ भी बता पाएंगे। साथियों, साथ में आप आपकी कैटेगरी भी जरूर लिखें, इससे हम एक टेंटेटिव कट ऑफ का आइडिया ले पाएंगे। साथियों, मेरे पास भी लगातार स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, तो हम 1-2 दिन में कट ऑफ जारी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।